आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की आबादी 18 करोड़ है, पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ है, पाकिस्तान की आबादी 21 करोड़ है। आपने ये मुख्तलिफ अंदाज़े मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के अंदर ज़रूर देखे और पढ़े होंगे, लेकिन पाकिस्तान की असल आबादी कितनी है ये हमें नहीं पता। 1998 में आखिरी सेंसस हुआ या मरदमशुमारी हुई, जिसके मुताबिक 13 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तान की आबादी डिक्लेयर की गई, और उसके बाद होना था, मरदमशुमारी होनी थी लेकिन की नहीं गई। 20 साल के अरसे के बाद तकरीबन ये एक्सरसाइज की जा रही है और कल से स्टार्ट हो रही है। खाना शुमारी होगी पहले, यानी कि हाउस काउंट किए जाएंगे कितने हैं पाकिस्तान के अंदर। 3 दिन का ये प्रोसेस है और उसके बाद 2 फेजेस के अंदर मरदमशुमारी की जाएगी। ये क्या बला क्या है मरदमशुमारी, और ये आपको कैसे मुतासर करती है? आपको हर शोबे में मुतासर करती है। तालीम का शोबा हो, सेहत का शोबा हो, आपने इलेक्शन करवाने हों, पार्लियामान के अंदर नशिस्तों के मामलात हों, माली मामलात हों सूबों के, जैसे कि NFC अवार्ड का किस तरह वसाइल तकसीम होंगे सूबों के अंदर, वो तमाम का तमाम आबादी के हवाले से ही है। सेहत के हवाले से हम इसलिए कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए एक एरिया के अंदर इतनी आबादी है, उस हिसाब से आप हस्पताल कायम करेंगे, उस हिसाब से आप स्कूल कायम करेंगे। ये और मामलात जो सेंसस के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो तर्ज हुकूमत है इस वक्त वो अंदाज़ों के ऊपर ही चलाया जा रहा है। तो सवाल ये हम ये भी करेंगे आज के जब मरदमशुमारी हो जाएगी तो जो अगला इलेक्शन होगा उसी बुनियाद के ऊपर होगा, या माली मामलात जो हैं उसी बुनियाद के ऊपर होंगे कि कुछ मामलात डिफरेंट होंगे। फ्रीज भी कर दिया जाता है, कहा जाता है कि इस सेंसस से 10 साल तक माली मामलात उसी तरह चलते रहेंगे और उसके बाद मामलात चलाए जाएंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, बाकायदा तौर पर अपने मेहमानों को आपसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सरवर बारी साहब, चेयरपर्सन हैं फाफन, उनके साथ तशरीफ रखते हैं कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनके साथ हबीबुल्लाह खटक साहब तशरीफ रखते हैं तुर्जमान इदारा शुमारियात पाकिस्तान, और इदारा शुमारियात पाकिस्तान जो इस एक्सरसाइज को लीड कर रहा है, ऑफ कोर्स अफवाज पाक फौज भी इसका हिस्सा है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब सीनियर तज्जियाकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। मैं हबीबुल्लाह खटक साहब आपसे शुरू करना चाहता हूं, हमें ये बताइएगा इस एक्सरसाइज की बुनियाद पर 2018 के इलेक्शन के अंदर किन किन मामलात को देखा जाएगा? फॉर एग्जाम्पल डिलिमिटेशंस के कॉन्स्टिट्यूएंसीज के मामलात हैं, वोटर्स लिस्ट के मामलात हैं, तो जो डेटा आप कंपाइल कर रहे होंगे उसी की बुनियाद के ऊपर 2018 के इलेक्शन में भी मामलात जो हैं आगे बढ़ेंगे या फिर मुख्तलिफ होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी आपने मौका देने का। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के जो मामलात हैं उनके बारे में उनके साथ हमारी मीटिंग तो हुई थी ज़रूर कि जी हमने उनको अपनी टाइमलाइन दी कि जी इस तरीके से हमने 60 दिन के बाद हमने जो समरी रिजल्ट्स देने और उससे, लेकिन उनके अपने ख्यालात ये थे कि ये जो डेटा आने तक जो बेसिक डेटा तो हमें मिल जाएगा 60 डेज के बाद कि जी पाकिस्तान में इस मरदमशुमारी के हवाले से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुल मर्द कितने हैं, कुल खवातीन कितनी हैं, कुल ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन कितनी है और टोटल पॉपुलेशन कितनी है। लेकिन जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं वोटर लिस्ट के हवाले से कि 18 ईयर्स प्लस की पॉपुलेशन या दूसरे रेलेवेंट करेक्टरिस्टिक्स, तो उनके आने में टाइम लगेगा। वो 7 से 8 महीने जो हैं वो हमारे उस डेटा के रिजल्ट्स के आने पे टाइम लगेंगे। ये समरी रिजल्ट तो 60 डेज के अंदर अंदर हम गवर्नमेंट को ये सबमिट कर देंगे। तो उनका ये ख्याल था कि शायद हमने जो 2018 के इलेक्शन के लिए प्लान करना है और ये डिलिमिटेशन और ये नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज की तादाद वगैरह के हवाले से, तो ये डेटा शायद बहुत लेट मिलेगा और हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ये उनके खदशात जरूर थे, ये इलेक्शन कमीशन के खदशात। उनके सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के साथ जो हमारी मीटिंग हुई तो उनके ये खदशात जरूर थे कि जी ये हम टाइमली शायद हासिल ना कर पाएं और उसको इनकॉर्पोरेट ना कर सकें। लेकिन ये मेरा ख्याल है बेहतर तो ये होगा कि आप
उनको अगर मतलब ये क्वेश्चन उनके आगे पोज करें या उनके फॉर्मर नुमाइंदा हमारे साथ जी सेक्रेटरी साहब यहाँ पे मौजूद हैं तो वो यहाँ पे जो है वो प्रॉपर तरीके से जवाब दे सकते हैं इस मामले में। ठीक है। कमर दिलशाद साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बुनियादी वो कह रहे हैं डेटा तो यूज करेगा, लेकिन जब उस डेटे की बुनियाद के ऊपर जो जो काम करने हैं, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, आबादी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बढ़ गई है और उसको चेंज करने की जरूरत है, असेंबली के अंदर आर्टिकल 51(3) के मुताबिक आपको सीटें, नशिस्तें बढ़ाने की जरूरत है, वो काम 2018 के इलेक्शन में होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये इतना ही कोई रॉकेट साइंस है, वो डेटा कंपाइल करके देंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको इस्तेमाल नहीं कर सकेगा? नहीं, बड़ी अच्छी बात की खटक साहब ने, तो मैं इनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जुलाई 2014 में जस्टिस जिलानी साहब थे एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी हुक्म के तहत, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को समरी भेजी कि आप इमीडिएटली मरदमशुमारी का काम शुरू कर दें ताकि वो अपना एक साल के अंदर तमाम जितने भी नोटिफिकेशन करने होते हैं अपने तरीके से कर लें और हमें 2016 मिल जाएगा। उसकी रोशनी में हम आइंदा के लाहेबल तैयार कर लेंगे, हल्का बंदियाँ भी और इंतखाबी फरिश्तों को भी असर मुरतब कर लेंगे। और जैसे खट्टर साहब सही कह रहे हैं, उसके मुताबिक फिर उन्होंने असर 9 इंतखाबी हल्के देखते हुए फिर उन्होंने कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियों की सीटों को नजरसानी करनी थी कि किस सूबे में क्या जाना है सीटों के हवाले से। जी हाँ, पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की आप बात कर रहे हैं, असर 9 आप कह रहे हैं, ये होता है कि आप किसी जिले की आबादी कम हो गई है तो वहाँ सीटें वहाँ चली जाएंगी जहाँ के ज़्यादा सीटें बढ़ रही हैं, जैसे फैसलाबाद, लाहौर, कराची, हैदराबाद, सखर, ये तमाम सीटें असर 9 जो है उसका तयन किया जाएगा आबादी के लिहाज से। और इसी के साथ मेरा सवाल एक और भी जुड़ा हुआ है कि अगर आप ये तयन कर रहे हैं कि इसकी बुनियाद के ऊपर सीटें कितनी होंगी, तो जो डिलिमिटेशन का कॉन्सेप्ट है या कॉन्स्टिट्यूएंसीज को तब्दील करने का कॉन्सेप्ट जो है वो भी फिर साथ आएगा। आपको आबादी की बुनियाद के ऊपर नए सिरे से कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्रिएट करनी पड़ेगी। बात है आसरी जो 2018 के इंतखाबात जो होने हैं, और ये बड़ी अच्छी बात की पहली दफा इस आज के चैनल में खटक साहब की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी अपने खदशात का इज़हार कर दिया, क्योंकि वक्त कम रह गया ना, 7-8 महीने की बात हो रही है उन्हें। नहीं, लेकिन एक बात है, इसमें गलती किसकी है? गलती हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने उस समरी को एक्सेप्ट किया, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के रिकॉर्ड में मौजूद है, मैंने खुद देखा है, वो लेटर मंजूरी आ गई थी, लेकिन हुकूमत चारों सूबों ने उसके ऊपर अपना रास्ता नहीं निकाला और मरदमशुमारी लेट होते होते आकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रहम करम पर चली गई। अब उसी वक्त अगर ये मरदमशुमारी का महकमा, जैसे थे हुकूमत की पॉलिसी होती है, चारों सूबों की स्टेक होल्डर होते हैं, उन्होंने उसको राय नहीं दी, उसको नहीं दिया, जिसकी बराबर लेट हो गई। अब 7-8 महीने के बाद जब पूरा गजट, अब एक और भी बात भी है, हमारा जो डिलिमिटेशन एक्ट 74 है उसमें लिखा हुआ कि आपकी हल्का बंदी जब होनी है जब गजट नोटिफिकेशन हो जाना है सेंसस कमीशन की तरफ से। ठीक है, अब जब गजट नोटिफिकेशन देने लगेगा, जब सरकारी तौर पर नताइज जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगे गजट के नोटिफिकेशन के बाद, तब आपने डिलिमिट, तब आपने काम करना। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वरना एडिट हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में कि आपके पास ये जो है अभी तक इसका सबरी एग्जेक्टिव उन्होंने अपने हल्का बंदी नहीं करनी, वो तो एक इतला ही होती है। आप ये समझें कि जैसे इलेक्शन कमीशन में एक होता है हतमी रिजल्ट आखिरी, और एक होता है गैर हतमी। अब गैर हतमी तौर पर तो उन्होंने सेंसस डिपार्टमेंट ने आपका 60 दिन में समरी दे देनी है, लेकिन हतमी रिजल्ट जो आएगा वो 7-8 महीने के बाद जो आएगा, उसकी रोशनी में हल्का बंदी भी करानी, इंतखाबी फरिश्तों को भी असर देखना, और उसकी बुनियाद पर कौमी सूबाई असम्बली की नशिस्तों को असर तरीके से उसका तयन करना। सीटें वही रहेंगी, सीटें नहीं बढ़ती, 272 सीटें कौमी असम्बली की वही रहेंगी, लेकिन असर तयन किया जाएगा कि आपको हैदराबाद में, कराची में कितनी सीटें बढ़ रही है। जैसे अब MQM का ख्याल यही है कि अगर सही तरीके से मरदमशुमारी का रिजल्ट आ गया तो हमारी सीटें 40 हो जाएंगी कौमी असम्बली की, अब 19-20 है। सूबाई असम्बली की उनके पास 55 सीटें हैं, वो कहते हैं 75 हो जाएंगी। एक ख्यालात ही है ना, खदशात तो नहीं है, ख्यालात हैं या मफरूज हैं। इसी तरह फैसलाबाद की सीटें बढ़ जाएंगी क्योंकि रूरल एरिया जो है वो शहर में आ गया। लेकिन ये खटक साहब कह रहे हैं कि इस इलेक्शन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम ये काम नहीं कर सकते, टाइम की जो है हदूद कयूद की पाबंदी हमने करनी है तो हम नहीं कर पाएंगे। सरवर बारी साहब, वही सवाल है, आपके ख्याल में जब डाटा आपके पास अवेलेबल हो, 2018 में इलेक्शन होना है, चंद माह उसके भी अवेलेबल होंगे,
ان کی جو سینسس کریں گے وہ ریزلٹس ڈیٹا آیا ہوگا, اس کی بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن کہتا ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا کہ ہم کانسٹیٹوئنسیز کو بھی دیکھتے پھریں, ووٹرز لسٹ بھی پھر نئے معیار کے مطابق دوبارہ ہم بنائیں. یہ پھر کیوں کر رہے ہیں ہم یہ ایکسرسائز؟ میں سمجھتا ہوں کہ دو قسم کی معلومات سینسس میں آنی ہے جی. ایک تو سمپل ہے افراد کی گنتی, ٹھیک ہے, اور افراد کی گنتی شہروں میں, دیہاتوں میں, اربن ایریاز, رورل ایریاز, اور ڈسٹرکٹس کی آبادی, پروونسز کی آبادی. ٹھیک. ڈی لیمیٹیشن اس کی بیس پہ ہونی ہے, اس بیس پہ نہیں ہونی کہ معذور کتنے لوگ ہیں, باقی کتنے ہیں, یہ وہ اس کی غالباً بات کر رہے ہیں کہ جو کمپلیٹ انالیسس آف دی سینسس کی بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے اس کو ٹائم لگے گا. لیکن جو گنتی کی بات ہے کہ کتنی آبادی پنجاب کی ہے, کتنی فیصل آباد ڈسٹرکٹ کی ہے, کتنی لاہور ڈسٹرکٹ کی ہے, کتنی کوئٹہ کی ہے, وہ ڈیٹا ایسا ہے جو جنریٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ سارا ڈیجیٹل ہونا ہے, اور اس ڈیٹا کی بنیاد پر, اس کی بنیاد پر جو ری ایلوکیشن آف کانسٹیٹیوئنسی, حلقہ بندیوں کی, جو حلقہ ڈی لیمیٹیشن بعد کا سٹیپ ہے. پہلی بات تو جو ہے کہ جو ٹوٹل افراد کس جگہ کتنے پائے جاتے ہیں وہ کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے کیونکہ سارا ڈیٹا ڈیجیٹل ہوگا. تو میں یہ آرگیومنٹ ماننے کو تیار نہیں ہوں کیونکہ آج تک جو ہے پاکستان کی گورنمنٹ کے بہت سارے محکموں کی کارکردگی کوئی ایسی نہیں رہی جس کی وجہ سے, اور ہمیشہ کوئی ان کی, میں حبیب اللہ صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں جنرلی جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. تو اس بیس پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مئی میں ختم ہو جائے گا. 2 ماہ کے اندر اندر اتنا ڈیٹا جنریٹ ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پر ہم ری ایلوکیشن آف سیٹس یا یہ ہے کہ جناب پنجاب کی آبادی ان پرسنٹیجز جو ہے سندھ کے مقابلے میں کتنی ہے, یہ چیزیں تو طے ہو سکتی ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 2004 میں میں ایک ٹیم لے کے گیا تھا انڈیا کے الیکشن ابھی ہوئے تھے. انڈین جو چیف الیکشن کمشنر ہے انہوں نے ہمیں 3 دن کے بعد میٹنگ کے لیے بلایا اور انہوں نے ہمیں سی ڈی دی. اس سی ڈی میں پچھلے 10 الیکشنز کے ڈیٹے کا انالیسس موجود تھا, ہر سیٹ کا. اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کے پاس سارا ڈیٹا بیس ہے. میرا تو خیال ہے کہ یہ ایکسکیوز نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کیونکہ آج تک آج 20 سال کے بعد سینسس ہو رہا ہے کیونکہ سٹیٹس کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں, اور اگر یہ سینسس کے باوجود اس جلدی میں کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ میری نظر میں اور ماہرین کی نظر میں یہ فلاڈ سینسس ہے. میں فلاڈ تو نہیں کہہ رہا لیکن یہ فلاڈ ہے. فلاڈ نہیں کہہ رہے آپ, فلاڈ ہے. فلاڈ کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں خامیاں ہیں, بہت خامیاں, بہت ساری انفارمیشن. آج آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈسیبلٹی کا ڈیٹا ہے یہ 1998 کا فارم ہے, اس کو دیکھیں کتنا لمبا ہے اور یہ اب کا ہے. تو اگر اتنا بڑا کمپرومائز کیا جا رہا ہے سینسس کے ڈیٹا کی کلیکشن کے اوپر تاکہ وہ سٹیٹس کو رہے اور یہ ڈیٹا نہ دیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہوگی. 20 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد اگر ہم انکمپلیٹ انفارمیشن دیتے ہیں اور وہ الیکشن سے پہلے ڈی لیمیٹیشن ہم نہیں کر سکتے, ری ایلوکیشن آف سیٹس نہیں کر سکتے, دس ول بی اے ٹریجک ریزلٹ. ٹھیک ہے. جنرل مصطفیٰ صاحب, آپ نے گفتگو سن لی. ایڈیشنل سوال ہم آپ سے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ فوج بھی اس عمل کے اندر شامل ہے, تو جو ڈیٹا کمپائل ہوگا وہ ڈبلی چیک ہو رہا ہوگا, ایک ایڈمنسٹریشن ہے اور ساتھ ساتھ فوج والا ایک ہے افسر ساتھ ہے, تو وہ چیک کا جو معیار ہے آپ کے خیال میں وہ بہت بہتر ہو جائے گا؟ جل صاحب. دیکھیے فوج کو ایکسپیرینس ہے, 98 میں بھی سینسس فوج کرا چکی ہے. فوج کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. فوج کے جوانوں کو تربیت دی جا چکی ہے, ان کے جو کنسرنڈ لوگ ہیں ان کو تربیت دی جا چکی ہے, اور سینٹرز قائم ہو گئے ہوئے ہیں. سینٹرل جو جی ایچ کیو میں ہیں ان کے ساتھ لوگوں سب جگہ فوج تیار بیٹھی ہوئی اس کے لیے. 2 چیزیں بڑی عجیب سی لگتی ہیں مجھے یہاں پہ. جب آپ نے کہا کہ سینسس کی بیسس پہ ہم منصوبہ بندی کریں گے, تو مجھے معاف کیجیے گا اگر میں تھوڑا حسن ظن رکھتا ہوں, تو منصوبہ بندی اگر ہم کرنے والے ہوتے تو یہ سینسس ہم بہت پہلے کرا چکے ہوتے اور سپریم کورٹ کی مداخلت نہ کرنی پڑتی. دوسرا, سپریم کورٹ نے جس وجہ سے یہ حکم دیا تھا, جب یہ بات چیت میں سن رہا ہوں, تو کیا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے حکم صرف اس لیے دیا تھا کہ آپ یہ ایکسرسائز کر لیں؟ مقصد تھا سپریم کورٹ کا کہ واقعی 2018 کے الیکشن سے پہلے سینسس کمپلیٹ ہو گئے, اس کا ڈیٹا موجود ہونا چاہیے تاکہ اس کی بنیادوں پہ ہم الیکشن کر سکیں. تو یہ تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے نہیں. اگر ہم ٹائم لائنز کے ذریعے
اپنے الیکشن کمیشنر کو ساتھ بٹھا لیں اور بیکورڈ کام کریں تو آج کل کے دور میں جو سارا ڈیجیٹلائز سسٹم ہے ہو سکتا ہے کام یہ. جی آپ کہہ رہے ہیں اور کہ اس میں اگر چاہیں تو فوج جی ڈیلیمیٹیشنز بھی ہو سکتی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ سیٹوں کی تعداد جو ہے وہ بھی متعین ہم کر سکتے ہیں اسی ڈیٹا کی بنیاد پہ. جی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک خاکہ آلریڈی موجود ہے. اگر آپ نادرا کا ڈیٹا بیس اٹھا لیجئے جی تو نادرا کے پاس تقریباً 80 to 90% تو نادرا کے پاس کام ہونا چاہیے, کیونکہ آج کل کوئی بھی چیز بغیر شناختی کارڈ کے آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک. اور بچوں کے امتحان تک جو ہیں وہ جو سینئر کلاسک ایگزامز ہیں اس میں بچوں کو اپنا جو فارم بے قسم کا لانا پڑتا ہے. تو نادرا کے پاس بیسک ڈیٹا تو آپ کا موجود ہے. یہ ٹھیک ہے. اگر آپ اس سارے کو یکجا کرنے میں آپ کی جو کہیں مانے آ رہی ہیں چیزیں ٹیکنیکلی ادروائز وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں, اور اگر نیت میں فطور ہے پھر کام ٹھیک نہیں ہو سکتا. نادرا کے پاس اگر ڈیٹا ہو سکتا ہے تو میرے ذہن میں الیکشن کمیشن کی بھی مثال آ رہی ہے, جنہوں نے ووٹرز کو رجسٹر کرنا ہوتا ہے تو انہیں رجسٹر ووٹرز کے حوالے سے بھی انفارمیشن کافی ساری موجود ہوگی 18 سال کے لوگوں کے حوالے سے, جو لوگ یہ ایڈورٹائز بھی کرتے ہیں کہ جس نے اپنا ووٹ بنوانا ہے اور جس کا نہیں بنا وہ ہمیں بتائے, ہم اس کا ووٹ بھی بنانے کے لیے تیار ہیں. تو آرگومنٹ ناظرین ہم یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ جو ڈیٹا کمپائل کیا جائے گا یا جنریٹ کیا جائے گا اس مردم شماری میں, اس کی بنیاد پر ہی اگلا الیکشن ہونا چاہیے. سیٹوں کی تعداد کا بھی تعین ہونا چاہیے, ووٹرز لسٹ بھی اپڈیٹ ہونی چاہیے, حلقہ بندیاں جو ہیں وہ بھی اس ڈیٹے کی بنیاد کے اوپر ہونی چاہیے. یہ آرگومنٹ کریں. ابھی کافی ساری سیاسی پارٹیاں موجود ہیں کے پی کے اندر, بلوچستان کے اندر جو تحفظات رکھتی ہیں. ایم کیو ایم کا تحفظات کے حوالے سے کنور دلشاد صاحب نے ذکر کر دیا. بات کرتے ہیں ذرا ان سیاسی تحفظات کے. اتنی کمپریہنسو ایکسرسائز آپ نہیں کرنا چاہ رہے, آپ نے مختصر کر دیا اس ایکسرسائز کو, کیوں؟ وجہ سر اس میں یہ تھی کہ بیسیکلی 2008 میں یہ سینسس ہونا تھا. 2008 کے بعد 2011 میں ہم نے ایک کوشش کی بغیر آرم فورسز کے, اور وہاں پہ جب ہمارے پاس ڈیٹا آیا فیلڈ میں تو کچھ لسانی جماعتوں نے, کچھ ایتھنک گروپس نے وہاں پہ اتنی ایگزیجریشن بعض علاقوں میں کی کہ جس وقت کمپائل کر کے وہ ریزلٹ پیش کیے گئے سی سی آئی کے پاس تو وہاں پہ صوبوں کے جو ریشوز تھی وہ ڈسٹرب ہو رہی تھی. اچھا, یہ آپ نے تمام صوبوں میں یہ ایکسرسائز کنڈکٹ کی 2011 میں ہاؤس لسٹنگ جو پہلا فیز تھا وہ ہم نے آلریڈی مکمل کیا. وہاں ہمارا ایک کوسچن یہ تھا کہ اس گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں. باقی ڈیٹیل کوسچنر ابھی ہم نے فل نہیں کیا تھا. اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پہلے مرحلے میں آپ ہاؤس لسٹنگ کر لیں, 3 مہینے کے بعد آپ فارم 2 اس کو فل کر لیں انہی گھروں میں جا کے. اور اس طریقے سے ہم نے جب وہ کام کیا اور وہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کیا تو وہاں پہ ڈیٹا جو گیدر ہوا اس میں بہت زیادہ کانفلکٹس تھے, اس میں پروونشل ریشوز جو تھیں وہ ڈسٹرب ہو رہی تھی. تو اس کا ڈیٹا پریزنٹ, پروونشل ریشو کس کو کہتے ہیں آپ پاپولیشن فگرز کو, پرسنٹیجز کو. پنجاب کا شیئر, پنجاب کا ہم نے سنا پنجاب کا شیئر کم ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا فٹافٹ بند کرو اس کو. یہ کیا کام شروع کیا ہوا؟ مطلب فگرز وائز ایڈجسٹ نہیں ہو رہا تھا نا. فگرز ہوا تھا پنجاب کا, خبر صاحب بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ پنجاب کا شیئر کم ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ایکسرسائز ہے. لیکن مطلب بعض جگہ پہ ایسی جگہ بڑھا بھی کہ جہاں پہ ایسے لگتا ہے جیسے ہجرت ہو گئی. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. اب ان کو بھی تو آپ جسٹیفائی نہیں کر پا رہے. ہجرت کا کھانا آپ نے نکال دیا. ہجرت سے مجھے یاد آ گیا, بلوچستان کے اندر وہ کہہ رہے ہیں, بی این پی والے بھی کہہ رہے ہیں, نیشنل پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ بلوچستان سے باہر سیکیورٹی کی وجہ سے چلے گئے ہیں ان کو بھی آپ ہماری پاپولیشن کے اندر لسٹ کریں. انہیں بڑے خدشات ہیں بلوچستان والوں کے کہ ہمارا شیئر ڈراپ نہ ہو جائے اس میں. اس کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ بالکل جی ایسا ہی ہے. میں کل بلوچستان ہائی کورٹ میں اس کیس کو ڈیفینڈ کر کے آیا ہوں. اس سلسلے میں ان کا افغان مہاجرین کے اوپر ایشو تھا, ان کا یہ بلوچ آئی ڈی پیز کے اوپر ایشو تھا. میں نے وہاں پہ پوائنٹ یہ باقاعدہ ریز کیا اور ان کو لکھ کے دیا عدالت میں کہ جی جو افغان ریفوجیز والا جو آپ کہہ رہے تھے کہ ریشو ڈسٹرب ہو جائے گی بلوچ ورسز پشتون وغیرہ کے حوالے سے, اس کے لیے ہم نے جو میتھڈالوجی اڈاپٹ کی وہ یہ کی کہ جن کے پاس تو ویلڈ پی او آرز ہیں ان کو تو سٹریٹ اوے آپ نان پاکستانیز میں رجسٹر کریں گے, کیونکہ ہمارے پاس ایک ہے پاکستانی کا کوڈ اور ایک ہے دیگر کا کوڈ. ٹھیک ہے, اس کو تو آپ سٹریٹ اوے, اس میں تو فکر والی بات کوئی نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں وہاں پہ جنہوں نے پاکستانی کا کارڈ حاصل کر لیا ہے, سی این آئی سیز حاصل کر لی ہیں, اور وہ ٹھیک ٹھاک تعداد ہے. کل نادرا والوں کو میرے ساتھ وہاں پہ عدالت میں بلوایا گیا تھا.
وہاں پہ انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ ویریفیکیشن ایک ایکسرسائز چل رہی ہے کے پی میں بلوچستان میں سی این آئی سیز کی, جو انہوں نے آلریڈی کوئی 3-3.5 لاکھ جو سی این آئی سیز جو ہیں اس میں ایسرٹن آپ نے کیا کرنا ہے کہ پختون ہے یہ ٹیمپریریلی ڈسپلیسڈ ہے. فیصل صاحب ایک اہم پوائنٹ ہے, دیکھیں 98 میں افغانی کا لفظ یہاں درج تھا, اب آپ نے دیگر کر دیا ہے, تو اگر کوئی افغانی سے پوچھیں گے تو پہلا اس کا ریسپانس ہوگا میں افغانی ہوں. جب آپ نے پاکستانی کر دیا, اب وہ آپ کے پاس افغانی کا تو انٹری آپ نے نکال دی ہے. ہم نے تو 2 انٹریز رکھی نا جی, ایک تو اس میں دیکھیں نا, اس میں احتمال یہ ہے کہ وہ کہے گا میں تو افغانی نہیں ہوں, میں پاکستانی ہوں. اگر آپ پوچھتا, جو نیومریٹر اگر پوچھتا کہ آپ پاکستانی افغانی ہیں, آپ ایرانی ہیں, اب کون ہے, تو وہ ضرور کہتا ہے میں افغانی ہوں. اب آپ نے نکال دیا ہے تو ہمیں تو پتہ نہیں چلے گا پاکستان میں افغانی پاپولیشن. دیگر وہ کہہ رہے ہیں کہ دیگر کے کالم کے تو بہت سارے ہوتے ہیں, وہی نا کہ دیگر کے کالم کے اندر اگر آپ لسٹ کر دیں گے تو کیا پتا چلے گا کہ اس کی نیشنالٹی کیا ہے. نہیں مطلب نیشنالٹی کو آگے فردر ہم نے انالائز نہیں کرنا, ہم نے تو اپنے پاکستان کے حوالے سے انالائز کرنا ہے کہ پاکستانی کتنے ہیں یہاں پہ, اور دیگر ممالک کے لوگ جو ہیں وہ اس میں ازبک بھی ہیں, اس میں بنگلہ دیشی بھی ہیں. میں اگر قمر دلشاد صاحب تھوڑا سا آرڈر چینج کر دوں, کیونکہ جنرل صاحب کے لیے میں یہ سوال اگر لے جاؤں کہ اگر آپ افغانی کو لسٹ نہیں کر رہے ہیں اس خانے کے اندر افغانی کے نام سے, تو پھر آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکیں گے کہ وہ افغانستان سے کتنے لوگ موجود ہیں, اور اس وقت صورتحال یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. جنرل صاحب کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے بہت امپورٹنٹ ہے, ایک تو ہمارے سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے بہت امپورٹنٹ ہے, اور دوسرا اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ بلوچستان میں اور کے پی میں لوگوں نے ایسے لوگوں کو مختلف ذرائع سے ایسے رجسٹر کرا لیا ہے تاکہ ان کے ووٹرز کی تعداد بڑھے. تو دونوں نقطہ نظر سے یہ بہت اہم ہے کہ ہم جو میجر جو ہماری کیٹیگریز ہیں, اور اس میں یہ ہمیں چھوٹی چھوٹی کیٹیگریز میں اگر پڑھنے سے مسئلہ بنتا ہے, تو میجر کیٹیگریز ہیں جو افغانیز ہیں, بنگلہ دیشیز ہیں, یا برمیز آگے سیٹل ہوئے ہیں, ان سب کے ڈیٹا آپ کے پاس علیحدہ ہونا چاہیے, ٹھیک, تاکہ کل کو جس وقت بھی آپ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیں تو پھر آپ کی فیصلہ سازی میں آسانی ہو. ٹھیک. میں قمر دلشاد صاحب, اگر آپ کے پاس ایک سی این آئی سی آتا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر ایک ووٹر ووٹ ڈالتا ہے, تو آپ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ یہ افغانی ہے کہ پاکستانی ہے, اس کا ووٹ لسٹ ہوا ہے, کیونکہ وہ تو سینسس والے تو نہیں یہ کرنے جا رہے, تو آپ کس طرح ڈٹرمن, آپ تو الاؤ کر دیں گے جائیں بھائی جان ووٹ ڈالیں آپ؟ نہیں, اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے جو کھٹک صاحب نے بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں جی, کہ وہ سارا قصور جو ہے, سارا معاملہ وہ سی سی آئی کا ہے. ان کی طرف سے تو بہترین اقدامات اٹھائے گئے ہیں. انہوں نے جو آگے کوٹا سسٹم, اس کے آبادی کا منتقل ہونا, یہ مائیگریٹ کرنا, ساری جو باتیں کی وہ سی سی آئی نے تمام کیا ہے صوبائی گورنمنٹ کی مشاورت سے, تو ان کا تو اس پہ معاملہ نہیں آتا. ایک اور بڑی اہم بات, جیسے آپ بتا رہے ہیں آئیڈینٹی کارڈ کا بن گیا, وہ تو ووٹ کاسٹ کرے گا, ووٹر لسٹ میں ہے اس کا نام, اگر ووٹر لسٹ میں نام ہے, آئیڈینٹی کارڈ بھی بن گیا, ووٹر لسٹ میں اس کا نام ہے. ایک سب سے بڑی اہم بات ہمیں یہ نظر آ رہی ہے, جیسے حلقہ بندی جو ہوتی ہے نا, وہ ووٹر لسٹ پہ نہیں ہوتی, وہ آبادی پہ ہوتی ہے. آبادی پہ, بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, ہمیں جو انہوں نے 60 دن میں جو دے رہی ہے ایگزیکٹو سمری, اس ایگزیکٹو سمری سے بات ٹھیک ہے, دوستوں نے ٹھیک بات کہی ہے, اس کے مطابق کر سکتے ہیں, اپنا ڈرافٹ بنا لیں حلقہ بندی کا. اس کے بعد جو فائنل جو 7-8 مہینے کے بعد نوٹیفیکیشن ہے, اس کے ساتھ ہم اپنا موازنہ کر لیں. لیکن ہماری لیگل ریکوائرمنٹس یہ ہے کہ آپ نے حلقہ بندی کو نہیں چھیڑنا جب تک سینسز کی طرف سے ایک گزٹ نوٹیفیکیشن نہ آ جائے. جب سینسز, لیکن آپ کے تو پاس اختیارات موجود ہیں کہ آپ کسی بھی وقت اگر الیکشن کمیشن محسوس کرتا ہے کہیں بھی, یہ میں نے خود پڑھا ہوا آپ کے قانون کے اندر, آپ حلقہ بندی کر سکتے ہیں, آپ مجاز ہیں. نہیں, مزاج نہیں ہوتا نا سینسس کی بنیاد کے اوپر. تو انور زہید جمالی صاحب کی رواج 2008 میں پھر آپ نے کیوں حلقہ بندی؟ نہیں, ہم نے نہیں کی. وہ کس نے کی؟ نہیں, وہ ایم کیو ایم والوں کو کس نے جنرل مشرف کے دور کے اندر کروا کے دی حلقہ بندی؟ 2008 کے انتخابات تو ٹھیک 2008 بھی ہونے تھے, وہ تو مرد شماری کے مطابق ہو گئے, لیکن 2013 میں الیکشن کمیشن نے ڈیلیمیٹیشن نہیں کی, وہ انہوں نے ری ڈسکرائب کر دیا. آپ نے 2008 میں بھی تو نہیں ہوا نہیں ہوا, وہ 2002 کی چلا رہے, وہ 2002 207 سے 272 ٹھیک چلا. اب ہمارا اس لینگویج کے لحاظ سے ایک اور بات دیکھیں, پچھلے سینسس میں افغانی قومیت لکھی ہوتی, اب انہوں نے اڑا دی ہے. اب ادھر دیگر کا معاملہ ہے, تو یہ کچھ ڈوبیس ہے. دیگر کا بالکل ڈوبیس, کیونکہ یہ بہت ڈوبیس ہے. آپ نہیں کیٹیگرائز کر سکتے یہ افغانی ہے, ایرانی ہے, بنگلہ دیشی ہے, جیسے جنرل صاحب کہہ رہے تھے. تو پھر اتنی بڑی ایکسرسائز ہونے جا رہی ہے, سیکیورٹی کے معاملات آپ کو ملک کے اندر پتہ ہے, اور اگر آپ یہی نہیں کرنے جا رہے تو پھر آپ سے دوسری بات, زبان کا خانہ دیکھیں, پچھلے جو سینسز میں تھا اس میں دری بھی تھا,
बहुत इस सारे दफा अफगान- 9 जुबानें मेरा ख्याल है आपने दरी नहीं है, दरी भी नहीं है, अफगानी निकाल दिया। गिलगित बल्तिस्तान वालों की लैंग्वेज। दरी का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे जब आप पूछेंगे किसी से पख्तून से, हो सकता है वो कहे मैं पश्तो नहीं बोलता, मैं दरी बोलता हूँ। अब उन्होंने दरी का जो जबान वाले जगह कॉलम है वहां से दरी भी निकाल दी, उधर से अफगानी भी निकाल दी। जी, तो खटक साहब आप ऐड करना चाह रहे हैं? जो कौमियत के हवाले से बात जी। है तो हमारा तो ये फार्म 2007 के हवाले से 140 टेक्निकल मेंबरान्स की सब कमेटी ने ये फार्म अप्रूव किया और ये जो 140 मेंबरान की कमेटी थी और वो टेक्निकल थे इन नेचर, टेक्निकल प्रोफेशनल्स थे। प्रोफेशनल सर लोग उनके थे। नाम वेबसाइट पे डालें। सेंसस बिल्कुल एडवाइजरी भी- कमेटी के नाम से वो लोग हैं Census और वो Advisory Committee। सेंसस एडवाइजरी कमेटी के, तो ये क्वेश्चनेयर उस हवाले से पिछले क्वेश्चनेयर को मद्देनजर रख के ये बनाया गया और इसको जो है ये किया गया। लेकिन जहां पे ये बात कौमियत की आ रही है तो आर्मी ने एक अपना सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक अपना फार्म 786 जो 1998 में भी इंट्रोड्यूस हुआ था और अभी भी उन्होंने यूज करना है ये 2017 में, जिस वक्त मेरा शुमार कुनिंदा ये रिपोर्ट करेगा कि ये दीगर के कालम में आ रहा है कौमियत ठीक के, है। उनका शुमार कुनिंदा साथ उसकी तफसील लेगा कौमियत के हवाले से कि जी ये पाकिस्तानी, नॉन पाकिस्तानी में क्या अफगानी है, भारतीय है, बंगाली है, बर्मी है, चीनी है ठीक या है। कौन लोग हैं। ठीक है। तो अल्टीमेटली ये चीजें वहां पे डेटा प्रोसेसिंग के वक्त शेयर हो जाएंगी और ये चीजें निकल आएंगी अगर इसकी इंतहाई जरूरत उन्होंने महसूस की। सेंसस एडवाइजरी कमेटी के पास ये फिर रिजल्ट सारे और ये सारी चीजें जानी हैं, तो लिहाजा डेटा तो आपके पास आ जाएगा, चाहे हमने लिया चाहे आर्मी के न्यूमरेटर ने लिया। वो आपने एंड के अंदर कंपाइल कर देना है वो डेटा और वो सारा उसका एनालिसिस भी आप फिर फॉरवर्ड करेंगे शेयर करके ना, तो फाइनल कंपाइल करके आर्मी के स्पोर्ट्स सेंटर के साथ, सेंसस स्पोर्ट्स सेंटर और फिर सिविलियन का सेंसस स्पोर्ट्स सेंटर, और इसको आपस में मैच करके उन्होंने रिकंसाइड करने के बाद ये फिगर्स रिलीज करनी है। ठीक है। एमक्यूएम वाले कहते हैं कि जी हमारा वोट कम होने जा रहा है इस एक्सरसाइज में, ये प्री सेंसस रिगिंग का नाम दे दिया कमर दिलशाद साहब उन्होंने। उनका पॉइंट ये है कि जी उन्होंने सेंसस ब्लॉक जो है वो 3000 तकरीबन 1700 के लगभग हो गए हैं कराची हैदराबाद के, ठीक। जबकि घोटकी और शिकारपुर वगैरह जो है वो 18,000 80,000 हाँ जी 18,000 तो उससे उनके अंदर से जो है ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस चला गया तो वहाँ फैसला किया जाएगा और फिर खटक साहब बता सकेंगे कि उनका सेंसिस जो है वो कम होने के खदशात क्यों हैं, उनके इतने ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात क्यों पेश आए कि उन्होंने जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो क्या एमक्यूएम वाले महसूस करते हैं कि उनके वोटर्स जो हैं कॉम्प्रोमाइज होंगे इस सेंसस के अंदर, कम हो जाएंगे? वो कह रहे हैं, अलग ऐलान कह रहे हैं। मेरा जो आइडिया है जी, मैं अब उनके साथ तो इस तरह नहीं वो हुई, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो कंपेयर कर रहे हैं कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स अर्बन में कम है और रूरल में ज्यादा है, लिहाजा ये रिगिंग इस सेंस में है कि रूरल में आबादी बढ़ाने के लिए एक कोशिश की गई। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका यूं आपको इस तरह एक्सप्लेन करूंगा कि हमारी जो ब्लॉक फॉर्मेशन की टेक्निक है, हमने अर्बन एरिया में कंसेक्टिव एक कंपैक्ट जो है वो एक यूनिट रखा है जिसके अंदर 200 से लेके 250 जनरली हम कहते हैं लेकिन मैक्सिमम 350 घरों तक मुश्तमिल एक ब्लॉक हमने उसको बनाया। ठीक है। अभी भी हमें जहां पे हाई राइज बिल्डिंग नजर आई तो अभी चंद दिन पहले हमने 104 ब्लॉकों का इजाफा हुआ है जब हमने सर्वे किया कि जब हाई राइज बिल्डिंग्स को आपने उनको मजीद ब्लॉक्स ऐड किए। एक सिर्फ ये है रूरल के हवाले से, मेरी ब्लॉक फॉर्मेशन की टेक्निक ये है रूरल के हवाले से कि मैंने एक मौजा को जो है उसको मैंने अगर घर कम है या ज्यादा है मैंने उसको एक ब्लॉक तस्वर किया है। ठीक है। अगर ज्यादा है जहां पे 300 घर से ज्यादा है मैंने उसके साथ दूसरा ब्लॉक क्रिएट कर दिया आपने। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जी चकलाला हमारा मौजा है, भले उसके अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लेकिन वो नोटिफाइड अर्बन एरिया नहीं है। ठीक है। उसमें मेरे 200 से ज्यादा ब्लॉक हैं। उसके मुकाबले में मैं अभी पहले आपसे शेयर कर रहा था कि मेरा ऐसा भी गांव है जो मंगला डैम के नीचे जेरे आब आ चुका है, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उसका स्टेटस खत्म नहीं किया, उनके पास वो एज ए मौजा एग्जिस्ट करता है। लिहाजा मैंने रेवेन्यू को उस नंबर्स को लेते हुए उसको मैंने एक ब्लॉक डिक्लेयर किया है, हालांकि उसमें कोई आबादी नहीं है। ठीक है। तो इस वजूहात की वजह से ब्लॉक रूरल के बढ़ गए हैं एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। और अर्बन एरिया की पॉपुलेशन का आपने का एक खास मियाद रखा हुआ है,
और अगर वो नोटिफाइड है अर्बन एरिया और रूरल एरिया, तो एमक्यूएम को फिर क्यों ये महसूस हो रहा है कि अगर आपने वहां पे 2 ब्लॉक्स क्रिएट कर दिए हैं पॉपुलेशन की बेस के ऊपर तो हमारे वोटर्स कम हो जाएंगे? व्हाई डू दे फील दैट? क्यों मेरा महसूस ख्याल करते है हैं? वो ब्लॉकों की तादाद को कोई शेयर मतलब रेशोज फाइंड आउट कर रहे होंगे अपने एनालिसिस के तहत कि जी ये जितने ब्लॉक ज्यादा बढ़ रहे हैं उतनी शायद आबादी ज्यादा बढ़ रही है उसके साथ साथ, लेकिन ब्लॉक्स का रूरल एरिया में एज कंपेयर टू अर्बन एरिया ऐसा कोई रेशो डायरेक्ट मल्टीप्लायर नहीं लग सकता जिससे आप कह सकें कि जी रूरल की आबादी ज्यादा हो गई है और अर्बन की आबादी कम हो गई। या हो सकता है वो कह रहे होंगे कि अर्बन कैरेक्टराइजेशन कैरेक्टर है जिन एरियाज का, उनको आप अर्बन के अंदर लिस्ट करें, रूरल के अंदर लिस्ट ना करें, क्योंकि उनके वोटर जो है अर्बन में ज्यादा बैठे हुए हैं। अब के बाद खुश आमदीद नाज़रीन, ये तीसरी सिंफ का इजाफा किया गया है इस सेंसस के अंदर, लेकिन इसमें डिसेबल्ड अफराद को भूल गए। वो अदालत ने फैसला दिया, आपने ये क्यों किया? आप लोगों ने जो डिसेबल्ड को नहीं गिना जाना चाहिए, वो लोगों में नहीं शुमार होते, अदालत कह रही है कि आप इसके अंदर डालें उनको। जी बिल्कुल, डिसेबल के लिए हमने बाकायदा एक फॉर्म डिजाइन किया हुआ था। बेसिकली मर्दमशुमारी में 3 फॉर्म इस्तेमाल होने थे। फॉर्म 1 हाउस लिस्टिंग के लिए, फॉर्म 2 बेसिक डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, और फॉर्म 2A 1998 की तरह इस वक्त भी प्रपोज किया गया था, जिसमें बेसिक डेमोग्राफिक के साथ साथ एडिशनल क्वेश्चनेयर थे जो माइग्रेशन के हवाले से कि जी आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्थ कहाँ पे है, आप यहाँ पे किस तरह आए हैं और कितने अरसे से आए हैं और रीजन ऑफ माइग्रेशन क्या है। उसके साथ फिर फर्टिलिटी और मर्टिलिटी के क्वेश्चंस थे कि जी क्या कितने बच्चे जिंदा हैं, कितने बच्चे कुल पैदा हुए हैं और वफात की वजह क्या, और ये, और इसके साथ इसके अलावा फिर डिसेबिलिटी के क्वेश्चन थे कि जी आप किस किस्म की डिसेबिलिटी है इस घर में अगर किसी फर्द में, और उसकी रीजन ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, और वो उसके हवाले से क्वेश्चन थे, और फिर एक बेरोजगारी के हवाले से क्वेश्चन थे। तो ये एडिशनल वेरिएबल थे, और इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो 33 क्वेश्चन बनते थे टोटल। इस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चनेयर को लॉन्च करने के लिए नंबर ऑफ डेज ज्यादा रिक्वायर्ड थे। ठीक है। और ये 1998 की तरह इस दफा भी सैंपल बेस पे होना था, यानी हर 5वां घर हमने इस ब्लॉक में करना था। तो उसके लिए फिर हमें मैन पावर ज्यादा चाहिए थी। तो अब अदालत का तो हुक्म आ गया। अदालत ने हमें अगर बुलाया, उन्होंने कहा है कि जी किया जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए हम उसका जवाब पैरावाइज कमेंट्स के लिए उनके देंगे। उनको ये हम कहेंगे कि सीसीआई का ये डिसीजन है कि वक्ती तौर पे आप हेड काउंट प्रोवाइड कर दें, जिसकी फौरी तौर पे जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन 2018 को मद्देनजर रखते हुए हमें जो इंस्ट्रक्शन दी हैं, तो जैसे सेक्रेटरी साहब ने, कंवर साहब ने फरमाया कि बेसिक इंफॉर्मेशन तो हम 60 डेज के अंदर अंदर वहां उनको प्रोवाइड करके दे रहे हैं, लेकिन ये वाली इंफॉर्मेशन जो है ये प्रोसेस करने में हमें टाइम लगेगा। ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि ये आप सेकंड स्टेप पे कर लें, पहले बेसिक जो सेंसस के और वो सेकंड स्टेप स्टिपुलेटेड है, उसके अंदर ये तमाम चीजें मौजूद हैं, और वो कब कब कर रहे हैं वो? अब ये हमारा पहला फेज हमारा 25 मई खत्म हो जाए, और उसके बाद ये 60 डेज का जो ये हमारे रिजल्ट देने, उसके फौरन बाद हमारा प्लान है, क्योंकि ये सैंपल बेस पे होना है, इसमें हमें आर्मी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सैंपल में 5% 10% हाउस होल्ड हमने करने, लिहाजा जिस तरह हम अपने रेगुलर PSLM सर्वे, लेबर फोर्स सर्वे, इसमें नकल मकानी वाला भी सैंपल बेस्ड कर रहे हैं आप? ये सारे क्वेश्चन। ठीक है जनरल साहब, आप अगर हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं तो हम आपसे जानना ये चाहते हैं कि सैंपल बेस्ड कुछ सर्वे किए जाएंगे जिसके अंदर नकल मकानी के हवाले से भी बात की जा रही है कि वो भी सैंपल बेस्ड है, और बलूचिस्तान वाले कह रहे हैं कि जनाब जो हमारे यहाँ सिक्योरिटी रीजंस की तरफ चले गए हैं, आप उनको हमारी पॉपुलेशन के अंदर काउंट करें। कितना जरूरी होगा कि सैंपल बेस्ड ना करें, बल्कि हमें एग्जैक्ट पता हो कि हमारे मुल्क के अंदर हुआ क्या है, हो क्या रहा है? देखिए, जब आपने पहले जब कहा था ना कि मनसूबाबंदी इस पे जी बेस्ड है, डिपेंड करती है, तो मैं उसी को इसलिए कहा था कि हुस्न ज़न है आपका ये। देखिए, इससे भी बड़ा मसला आपका फाटा के लिए खड़ा होगा कि गुज़श्ता कई दहाइयों से फाटा वाले हालत जंग में हैं, उनकी माइग्रेशन भी हुई हैं, IDPs भी हैं। उन लोगों को कैसे आप काउंट करेंगे, क्योंकि उनको भी आपने खैबर पख्तूनख्वा में जम भी करना है, अगले इलेक्शन में उनको इसका हिस्सा भी बनाना है। मैं समझता हूँ कि हाफ बेक्ड हमें किसी किस्म का कोई स्टेप नहीं उठाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2,
कल को अगर यही जो इक़दामात हम आज ले रहे हैं, इतनी तकलीफ भी उठा रहे हैं, खर्च भी कर रहे हैं, मैन आवर्स भी लगा रहे हैं, अगर ये कंट्रोवर्सी बन जाएगी, हम क्यों उस कदम में पड़ रहे हैं? अगर हम इतनी बड़ी एक्सरसाइज करनी है तो मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से भी रिक्वेस्ट की जा सकती है और जो हमारे कंसर्न एजेंसीज हैं वो भी इसमें शामिल की जा सकती हैं। तो हमने ऑलरेडी डिले तो कर दिया है, अगर इसमें अगर 2, 4, 5, 10 दिन और हमारे लग जाते हैं, एक दफ़ा आप डिप्लॉयड हैं, फोर्सेस भी सारे डिप्लॉयड हैं, तो आपको हर किस्म का डाटा एक गो में इकट्ठा कर लेंगे, आपके लिए आसानी होगी और यही फिर आपकी बेस बनेगी। अगली जो भी आपने मनसूबाबंदी भी करनी है तभी आपकी सही होगी। सैंपल बेस में तो आपको कम से कम लाहौर के इलाके में आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे बन रहा है। लाहौर जो पिछले आज से 10 साल में जो चेंज हो गया है, तो यहाँ से ही जो माइग्रेशन हुई हैं, डिफरेंट लोग आए हैं या यहाँ से लोग निकले हैं, वो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा डाटा करने के लिए। ठीक है, कंवर दिलशाद साहब, महमूद अचकज़ई साहब कह रहे हैं पख्तून और अफगान को एक समझा जाए। क्या बेसिस होनी चाहिए कि आपके वोटिंग पैटर्न वोटर डिटर्मिन करने के लिए, और उसकी बुनियाद के ऊपर आप डिटर्मिन करेंगे कि उसके ऊपर आपके पास ऑलरेडी क्राइटेरिया मौजूद होता है? नहीं, उनका एक ज़रा सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करते हैं। वो 98 के मुताबिक कर लें, जैसे 98 में था उसके मुताबिक चलें। लेकिन मेरा ख्याल यह है कि जो अपने जो है महमूद अचकज़ई, उनका पॉइंट ऑफ व्यू प्योर अपना अफगान के साथ है, क्योंकि ख़तरा ये नज़र आ रहा है। नादरा रिपोर्ट पेश की है, बाकायदा रिपोर्ट दी है कि वहाँ से कंधार से लाखों आदमी जो हैं, लाखों वो बाकायदा नादरा रिपोर्ट आई है, उसमें चमन में, पशीन में, किला सैफुल्ला में, किला अब्दुल्ला में वहाँ सेटल हो गए हैं। तो इस लिहाज से उनका अपना एक पॉलिटिकल मामला है जिसकी बना पे नादरा की रिपोर्ट भी आ चुकी है। ठीक है बारी साहब, बारी साहब आपको एतराज़ है कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर्स हैं वो मेल डोमिनेटेड न्यूमरेटर्स हैं, ख़वातीन को उसमें शामिल नहीं किया गया? देखिए, ये जो है पॉपुलेशन सेंसस है, इसमें औरतों का शुमार भी होना चाहिए। ये मेरे सामने डॉक्यूमेंट पड़ा है जो जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में इनकी वेबसाइट पर है। उसमें वाज़े तौर पर कहा गया है कि पिछला जो 1998 में सेंसस हुआ था उसमें औरतों की तादाद को पूरी तरह गिना नहीं गया था, और इसलिए इस दफ़ा हम बहुत बड़ी तादाद में औरतों को एज अ न्यूमरेटर लगाएंगे, शुमार कुनिंदा जो है उनको लगाएंगे। लेकिन अभी खट्टक साहब फरमा रहे हैं कि सिर्फ 300 खवातीन है आउट ऑफ 180,000। तो मामला सीधा ये है कि जब एक फौजी जवान और एक मर्द टीचर जाएगा तो घर पर मर्द नहीं होंगे, वो एक अनपढ़ औरत भी हो सकती है, वो इतना लंबा फार्म जो है वो सारी मालूमात क्या दे सकेगी। एक तो जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो इनकम्प्लीट होगी, और दूसरा जो डेटा है वो सही नहीं आएगा। और पाकिस्तान में जो सेक्स रेशो है, फीमेल और मेल रेशो, जैसे 1998 में इनके डॉक्यूमेंट के मुताबिक सही नहीं आया था, इस दफा फिर इसका एहतमाल है कि वो सही नहीं आएगा। इसलिए ज्यादा खवातीन को लगाना चाहिए। खवातीन हैं, वो पोलियो के ड्रॉप्स भी पिलाने निकलती हैं, वो ट्रैफिक पुलिस में भी काम करती हैं, तो यहाँ क्यों नहीं लगाई जा रही? क्योंकि अगर खवातीन इतनी बड़ी एक्सरसाइज करके दिखा दें तो यहाँ पर खवातीन का स्टेटस ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब जेंडर बैलेंस आप कह रहे हैं होना चाहिए, और आप आर्ग्यू भी कर रहे हैं कि घर में अगर खवातीन मौजूद होंगी तो वो बेहतर इंफॉर्मेशन ले सकेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, कंवर दिलशाद साहब, हबीबुल्लाह खटक साहब और सरवर बारी साहब। नाज़रीन, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।